जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्रमचय एवं संचय यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपके मैथ का ये तीसरा या फिर चौथा चैप्टर है और इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी इजी बनते हैं और इसके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जिससे कि आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो उसी से ही बनेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये क्लास। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य के द्वारा हम गणना के प्रकारों के बारे में समझेंगे। गणना कुल 2 प्रकार से किया जाता है। एक आपका होता है गुणन का आधारभूत सिद्धांत और दूसरा होता है योग का आधारभूत सिद्धांत। इन दोनों ही प्रकार से आपके इस चैप्टर में पूरा गणना का मैं विधि आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहला आपका होता है गुणन का आधारभूत सिद्धांत। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर भी समझेंगे आगे। देखिए यदि किसी कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक m विभिन्न प्रकारों से, ठीक है, दूसरे कार्य को n प्रकारों से तथा तीसरे कार्य को p प्रकारों से संपन्न किया जाता है या फिर किया जा सकता है, तब वर्णित क्रम में सभी कार्यों को एक साथ अगर हम करें तो आपका वो n m इंटू n इंटू p इंटू डैश 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 यानी कि आपके जितने भी कार्य होंगे उनको इन प्रकार से किया जा सकता है। ये आपका गुणन के द्वारा इस गणना को किया जाता है। और इसके बाद अगला जो आपका है वो है आपका योग का आधारभूत सिद्धांत। दोस्तों अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा तो जब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराने लगेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए योग का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो देखिए यदि किसी कार्य को m प्रकार से किया जा सकता है और उसके बाद एक अन्य कार्य जो कि पहले कार्य से पूर्णतः स्वतंत्र है को n प्रकार से किया जा सकता है, तो दोनों में से कम एक कार्य को करने में कुल प्रकारों की संख्या क्या होगी, तो आपकी वो m प्लस n हो जाएगी यानी दोनों का योग हो जाएगा। इस सिद्धांत का प्रयोग भी परिमित कार्यों की किसी भी संख्या के लिए किया जा सकता है। यानी इसका यूज हम तभी करेंगे जब आपका जो कार्य होगा वो परिमित होगा यानी फाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कार्यों के लिए हम योग का आधारभूत सिद्धांत का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये इसमें कहना क्या चाहता है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अगर आप इसे समझ जाएंगे तभी आप इसके आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यदि एक क्लास टेस्ट में 5 प्रश्न है। आपका जो क्लास में एक टेस्ट लिया जा रहा है जिसकी टेस्ट कॉपी में कुल 5 क्वेश्चंस है, 5 प्रश्न हैं, ठीक है, जिनमें दो की केवल 2 जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके 2 2 और 1 यानी कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 2 जो प्रश्न आपके हैं उसके केवल 2, इसके केवल 2। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। यहाँ पे 2 के केवल 2 और अगला जो 2 है उसका 2 के केवल 3 और अगला जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आपका 4 संभव क्रिया विधियाँ हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसको लगाने के पहले प्रश्न यानी 2 जो क्वेश्चन शुरू के हैं उनको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, अगले 2 प्रश्नों को 3 प्रकार से और लास्ट वाले क्वेश्चन को हम 4 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसमें बताना क्या है कि संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यही इसको आप में ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे दे दिया है 5 क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन है वो आपके ABCDE है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा इसमें हम बनाएंगे यदि 2 प्रश्नों A व B, अगर पहले आपको बताया हुआ था कि 2 के केवल 2 विधियां हैं सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगर आपके 2 क्वेश्चन जो कि है पहला A क्वेश्चन है और दूसरा B है, दोनों क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हम पहले को 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे तो दूसरे को भी 2 ही प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 की केवल 2, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 2 यानी हमारा यह 4 आ जाएगा। यानी 4 विधियों से हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको इसी प्रकार सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से समझ जाएंगे इसके आप। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा।
आगे आपको क्या कहा हुआ है कि यदि दो प्रश्नों सी व डी, अगले जो आपके दो प्रश्न हैं वो सी और डी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख रखा है। तो क्रिया विधियाँ इसकी जो है वो 3 है, ठीक है। अगले जो प्रश्न हैं उनको क्रिया विधियाँ 3 है, यानी पहले को हम 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरे को भी हम 3 ही प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 9 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरा आपका जो है वो है, यदि प्रश्न ई की क्रिया विधियाँ 4 हैं, जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है उसकी क्रिया विधियाँ 4 ही है ना, तो इसको हल करने के तरीके जो हैं वो आपके 4 होंगे, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, ठीक है। तो इसकी जो विधियाँ होंगी वो आपकी 4 हो जाएंगी, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है ये, ठीक है। तो अब इसको हम गणना की विधि से ज्ञात करेंगे, तो इसमें हम योग का आधारभूत नियम लगाएंगे। तो आपका कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर आपका 4 इंटू 9 इंटू 4 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे आपके पहले प्रश्न को, दो प्रश्नों को 4 विधि से हम सॉल्व कर सकते थे, और अगले जो क्वेश्चन थे उनको हम 9 विधि से सॉल्व कर सकते थे, और अगले जो आपका लास्ट क्वेश्चन था उसको 4 विधि से सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हम गणना की विधि से गुणनफल का आधारभूत सिद्धांत लगाएं, क्योंकि ये आपका फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट संख्या है, संभव परिणाम जो है वो फाइनाइट है, यानी परिमित है, इसलिए हम इस नियम का यूज करेंगे। आपको तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देना है और आपका 144 आंसर आ जाएगा। 144 आपकी ऐसी विधियां हैं जो कि आपको क्लास टेस्ट में 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के सभी परिणामों की संख्या होगी, ठीक है। 144 तरीकों से आप प्रश्न को, इन 5 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन। ये क्या है, आपने ये सभी क्रमचय एवं संचय ये सब आपने अपने इंटर लेवल में या फिर हाई स्कूल के लेवल में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर हम आपको बता भी दे रहे हैं और इसका आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। तो आपका इंटरमीडिएट का ही सिलेबस होता है सब कुछ। बस यहाँ पे होता क्या है कि आपको इस बुक में, अगर आप कोई भी बुक लेते हैं डी फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसमें होता क्या है कि आपके इंटरमीडिएट के बहुत सारे बुक्स होते हैं। फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है। केमिस्ट्री में भी आपके 2 बुक्स होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन का, ठीक है। तो आपके जितने भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितने भी बुक्स होते हैं ना, उन सभी बुक्स का एक समावेश होता है, और उसी बुक्स को डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुक कहा जाता है। तो अगर आप अलग अलग बुक्स भी पढ़ते हैं, अगर आपके इंटर लेवल के बुक से, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एंट्रेंस को बहुत सी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पर अगर आप बुक ले लेते हैं तो आपको क्या होगा कि बुक्स में आपको सभी मटेरियल एक साथ इकट्ठे मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि आपके ऊपर है कि आप बुक्स लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। देखिए क्रमचय क्या है, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर उन्हें जितने भिन्न भिन्न क्रमों में रखा जा सकता है, उनमें से प्रत्येक क्रम को क्रमचय कहा जाता है। दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को, यानी अगर आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं तो उनमें से सभी को ले लीजिए या फिर कुछ को ले लीजिए, तो उनको ले करके उन्हें जितने भिन्न भिन्न क्रमों में रखा जा सकता है, तो उन क्रमों को ही हम क्रमचय कहा जाता है। आगे इसको हम जब क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ फार्मूले को नोट करना है और उसको याद भी कर लेना है। अगर आपको कहीं भी n फैक्टोरियल दिया हुआ है दोस्तों, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये इसको फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। और फैक्टोरियल का सिंबल कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। पहले के समय में फैक्टोरियल को कुछ इस प्रकार बनाया जाता था, पर अब हम फैक्टोरियल को यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बनाते हैं। देखिए आपको कुछ फार्मूले नोट करना है। अगर आपको कहीं भी n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो वहाँ पे आप n-1 इंटू एन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार अगर आपको n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप n-1 वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसी प्रकार अगर आपको n फैक्टोरियल दिया हुआ है तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको तीनों बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। आगे आपका क्रमचय के लिए संकेत, नोटेशन फॉर परम्यूटेशन। n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेने पर प्राप्त क्रमचयों की कुल संख्या को प्रतीक NPR अथवा PNR से प्रदर्शित किया जा सकता है या फिर किया जाता है। NPR इक्वल टू क्या होता है, ये आपका फार्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होंगे, ठीक है। आपके क्रमचय के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका मेन फार्मूला आपका यही है। देखिए NPR इक्वल टू आपका क्या होता है, NPR इक्वल टू
आपका ये वाला भाग यानी कि n फैक्ट्रियल बाई n माइनस आर, n माइनस आर और लास्ट में फैक्ट्रियल। ठीक है, यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार देगा, तो चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2p3। ठीक है, तो आपका ये 2 जो होगा, ये 2 आपका क्या होगा, ये आपका n का भाग होगा। ठीक है, अगर आप n p r से तुलना करेंगे तो आपका 2 जो होगा वो n होगा, और r n p r यहीं पे होता है ना, तो r जो है आपका ये 3 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको है। ठीक है, देखिए एन पी आर के फार्मूले पर लगाएंगे तो एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्ट्रियल, यानी आपका जो एन है उसका फैक्ट्रियल। देखिए जहाँ पे आपको फैक्ट्रियल देखने को मिलेगा, आपको उस संख्या को उसके घटते क्रम में तोड़ देना है। यानी आपको 2 फैक्ट्रियल दिया हुआ है, 2 × 1। ठीक है, आपका 2 × 1 ही हो सकता है ना, वही आपका लास्ट में नीचे क्या था, एन फैक्ट्रियल बाई एन माइनस आर। तो एन आपका क्या था, दोस्तों आर जो है वो आपका 3 है। ठीक है, तो एन फैक्ट्रियल बाई एन माइनस आर, तो एन माइनस आर जब करेंगे तो एन आपका क्या है, 2 है, और आर आपका 3 है, तो ये आपका 2 - 3 हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये फैक्ट्रियल लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो आर का मान है वो एन से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे 2p3 ले लिया है। पर अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, हमने यहाँ पे ले लिया है, तो आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपका जो आर का मान होगा वो छोटा होगा एन से। ठीक है, पर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो हमने यहाँ पे उसका मान बड़ा ले लिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका हो जाएगा 2 × 1 बाई 2 - 3 है, तो यहाँ पे -1 फैक्ट्रियल आपका हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, ऊपर 2 आप लिख सकते हैं, और बाई अगर आप 1 का फैक्ट्रियल करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा, जो कि माइनस में है, तो आपका -2 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं भी अगर फैक्ट्रियल दिया हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 10 लगा करके फैक्ट्रियल दे दिया है, या फिर आपको 5 लगा करके फैक्ट्रियल दे दिया है, तो इसका आपको आंसर निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको 10 × 9 × 8 × 7 × 6, यानी कि लास्ट तक आपको 1 तक चल जाना है, और उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वही अगर आपको 5 फैक्ट्रियल का मान निकालना होगा, तो आपको 5 × 4 × 3 × 2 × 1, आपका यानी कि 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120, यानी 5 फैक्ट्रियल का जो मान आएगा वो 120 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप फैक्ट्रियल के मान को ज्ञात करेंगे। तो कुल मिला जुलाकर क्या करना है कि आपको ये जो फार्मूला है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि इसका आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर आपको कुछ मान आपको याद होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और जल्दी से कर पाएंगे। देखिए 0 फैक्ट्रियल आपको जहाँ पे दिया होगा, तो 0 फैक्ट्रियल जो होता है इसका मान सदैव 1 होता है। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना हुआ था पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो 0 फैक्ट्रियल का जो मान होता है वो 1 होता है। वही NP_n आपका दिया हुआ है, यानी आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2p2 या फिर 5p5। ठीक है, अगर आपका n और p का मान बराबर है तो इसका जो मान होगा वो आपका n फैक्ट्रियल ही आ जाएगा। यानी अगर आपका 5p5 दिया हुआ है तो आपका इसका मान जो है वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको अगर याद होगा तो आपकी समय जो है उसकी बचत होगी। अगर आपको NPR दिया हुआ है तो यहाँ पे आप n × n-p और नीचे r-1 यानी इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं, अगर आपको NPR की जगह पर लिखना है तो। वहीं NP0 अगर आपको दिया हुआ है, यानी अगर आपको कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2p और आपको यहाँ पे 0 दे दिया है, तो इसका जो आपका मान आएगा वो सदैव 1 ही आएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका ऊपर 2 फैक्ट्रियल हो जाएगा, बाई r-n होता है, n-r होता है, तो n-r करेंगे तो क्या होगा आपका 2 ही आ जाएगा ना, 2 ही आएगा, 2 फैक्ट्रियल। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर भी 2 फैक्ट्रियल, नीचे भी 2 फैक्ट्रियल, यानी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, पर अगर आपको इसका मान याद होगा ना तो आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम क्रमचय को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 × NP3 = 13 × n+1
P3 में n का आपको मान ज्ञात करना है और आपको इसमें 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 16 और हमने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको NPR के रूप में दिया होगा तो आप उसको n-1 के रूप में लिख सकते हैं, बताया था ना, लिख सकते हैं। तो अगर आपको NPR दिया हुआ है तो आप n-1 लिख सकते हैं, पर यहाँ पे NP आपको 3 दिया हुआ है तो आपको 3 भागों में इनको लिखना होगा। 3 भागों में कैसे लिखेंगे, 16 इंटू n-1, n-2 भी आपको लिखना होगा। क्यों, क्योंकि आपको आपका NP3 दिया हुआ है तो आपका पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी आपके 3 जो अंक है वो कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। और आपको यही NP4 दिया होता तो क्या करते, तो अगर आपको NP4 दिया होता तो आपको n-2 के बाद में क्या करना होता, n-3 भी आपको लिखना होता, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आप क्या करना है, n16 इंटू n-1 n-2 इक्वल टू, यहाँ पे ईस्ट साइड देखेंगे तो 13 और आपका n का जो भाग है, यहाँ पे हमने n जो लिखा था तो यहाँ पे n था तो यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे n+1, और यहाँ पे दूसरा जो था वो आपका n-1 होता है। क्लियर हो गया, n-1 जो होता है तो यहाँ पे अगर आप n+1 -1 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस +1 कट जाएगा तो आपका n आ जाएगा। तो यहीं यहाँ पे n लिखा हुआ है। लाइन -2 जब आप लिखेंगे तो क्या होगा कि आपका n और -2 और यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, n+1 होगा क्योंकि आपका n का जो मान है वो n+1 है। n+1 -2 जब आप करेंगे तो आपका ये प्लस है और आपका 2 जो है माइनस में है तो आपका n-1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ n-1 दिया हुआ है। इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका n-1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। आपका बचा क्या, 16 n-2 और यहाँ पे n से n भी आपका कैंसिल आउट हो गया है, इसको आप समझ लीजिएगा। 16 n-2 आपका बचा तो यहाँ पे n-2 इक्वल टू 13 और आपका यहाँ पे बचा क्या, n+1, क्योंकि n-1 और n तो कट गया है। यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके अवश्य देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 16n - 16 के दूना 32, ठीक है, -32 इक्वल टू यहाँ पे 13n प्लस आपका 13 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्व कर दिया है। आगे है जब आप 16n माइनस से 13n को इधर लाएंगे तो आपका ये माइनस हो जाएगा। 16n - 13n इक्वल टू 3, वहीं 13 + 32, यहाँ पे -32 है, इधर लाएंगे तो +32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो आपका 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो 3n = 45 आपका आ गया और n = आपका आ जाएगा कितना, 15, ठीक है। n = 45/3 = 15, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। n का जो मान होगा आपका वो आपका कितना, 15 आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इस प्रकार दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी और आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम पिछले बार की बात करें तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यानी 2021 के क्वेश्चन पेपर में आपका इस प्रकार का क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक दिया हुआ था जो कि 90% क्वेश्चन छात्रों ने गलत कर दिया था क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। दोस्तों अब क्रमचय के बाद हम पढ़ेंगे समचय यानी कि कॉम्बिनेशन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु क्रम का ध्यान न रखते हुए दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को लेकर एक साथ जो समूह या समुदाय हम बनाते हैं उनमें से प्रत्येक समूह को हम संचय कहते हैं। आगे जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, NCR इंटू R = NPR ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ NC0 का जो मान होगा वो n होगा, 1 होगा, ठीक है। NC0 का जो मान होगा वो 1 होगा, वहीं NCN का मान आपका 1 होगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रख लेना है और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सब आपको बहुत ही काम देंगे आगे। NCR + NCR - 1 = n+1 CR ये भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ NCR = NCN - R भी आप लिख सकते हैं।
आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, तो कन्फ्यूजन को दूर करिए, कन्फ्यूजन को रखिए मत, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीआर ग्रुप में, एनसीआर ग्रुप में दोस्तों एनपीआर का ही रूप होता है हल्का हल्का, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज होता है। एनसीआर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है 5 और सी आर का मान आपका कितना दिया हुआ है 2, 5 सी आपको 2 दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। और अगर आपको एनपीआर ज्ञात करना होता है तो आपको यहाँ पे पी देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन सी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5C2 और आपका फार्मूला क्या है एन सी आर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। एन सी आर इक्वल टू आपका होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। दोस्तों सेम आपका एन पी आर फैक्टोरियल का ही फार्मूला होता है, बशर्ते आपको याद रखना है आपको यहाँ पे इनटू में आर फैक्टोरियल भी होता है, ठीक है, इतना ही इसमें चेंज होता है एन पी आर और एन सी आर में। दोस्तों चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है, और आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मान लीजिए 5C2, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 आपका जो है वो n का भाग है, तो आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा बाई आपका नीचे 2 दिया हुआ है r का मान, तो 5 माइनस 2 यानी n माइनस r करेंगे, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 3 फैक्टोरियल ही आएगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। हम आपको ऊपर बता देते हैं इसको डिलीट करके, देखिए 5C2 इक्वल टू आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा बाई आपका नीचे n माइनस आर यानी कि 3 फैक्टोरियल और इनटू आर आपका क्या है 2, यानी आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना आपने समझ लिया, इतना आपका क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बहुत ही आसानी से, कैसे मैंने आपको बता दिया है। 5 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ेंगे, 5 फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ही तोड़ना होगा, ठीक है। तो चलिए तोड़िए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उसी प्रकार 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू आपका 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, ठीक है, इस प्रकार आप तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 जो है, यहाँ पे हमको थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है, 2 जो है आपका ये 2 से 2 मल्टीप्लाई यानी कट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 से 3 भी गया, 2 से आपका ये 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, आपका बचा कितना 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 यानी आपका 10 आ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप इस प्रकार सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होगा। कैसे, देखिए 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसको आप तोड़ते हुए 5 इंटू 4 इंटू 3 के बाद आप फैक्टोरियल लग जाइए, इसके बाद आप मत तोड़िए, ठीक है। और आपका नीचे जो है वो 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 3 फैक्टोरियल दे देना है और इंटू आपका 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 इसको तोड़ दीजिए, आपका 3 फैक्टोरियल यहाँ पर ही कट जाएगा और 2 बचा तो 2 से आपका 2 बार में 4 चला जाएगा और 5 इंटू 2 यानी कि 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपके एक संचय के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी एन सी आर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और एन पी आर टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सभी आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक टीम में 17 खिलाड़ी हैं जिनमें कि दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा, आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक टीम में 17 खिलाड़ी हैं जिनमें केवल 5 गेंदबाज हैं। दोस्तों क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो जिनमें 5 आपके गेंदबाज हैं, आपको करना क्या है, 11 खिलाड़ियों के चयन की विधियाँ बताना है, जिनमें कि कंडीशन दिया हुआ है 2 जो गेंदबाज हैं वो आपके निश्चित रूप से उसमें होंगे, यानी 2 गेंदबाज आपके होने ही होने चाहिए 5 में से, ठीक है। तो आपके 17 कुल खिलाड़ी हैं, 5 गेंदबाज हैं, यानी 17 में से अगर आप 5 घटा दें यानी 12 जो ऐसे आपके हैं जो कि केवल बैटमैन हैं, यानी केवल
बैटिंग करना जानते हैं, उनके बॉलिंग नहीं आता है। बॉलिंग वाले आपके 5 गेंदबाज हैं, जो कि आपके 17 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया है, 12 आपके केवल बैट्समैन हैं, ठीक है। तो 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाजों को छोड़कर 12 आपके खिलाड़ी बचते हैं। प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज तथा 9 अन्य खिलाड़ियों का चुनाव करना ही करना होगा, यानी 2 गेंदबाज आपको लेना ही लेना है। पर अगर आप 12 खिलाड़ियों में से 9 खिलाड़ियों को लेंगे तभी आपका जो ये क्रम है, यानी 11 का जो कंडीशन है वो पूरा होगा। तो 9 खिलाड़ी आपको लेना ही लेना है, 12 में से आप जैसे भी लें, ठीक है, जिन जिन खिलाड़ी को भी ले लें। तो क्या इसकी प्रक्रिया होगी, 5 गेंदबाजों में से 2 गेंदबाजों को आपको जब भी चुनना होगा। दोस्तों किसी भी संख्या में से अगर आपको किसी भी संख्या को चुनना होगा तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में से जब भी आपको जिस संख्या में से चुनना होगा तो उसको आप नीचे रखेंगे। यानी अगर 5 गेंदबाजों में से 2 को चुनना हुआ है तो आपको लिखना है 5C2। वहीं अगर आपको 10 गेंदबाजों में से या फिर 10 महिलाओं में से, 10 पुरुषों में से, या फिर जो भी कंडीशन हो, 10 में से अगर आपको 3 को चुनना हो तो आप लिखेंगे 10C3, ठीक है। तो जो भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को चुनना होगा उसको हम नीचे लिखेंगे, तो 5C2, ठीक है, 5C2 इतना लिखना है आपको, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है कि 12 अन्य खिलाड़ियों में से आपको 9 को चुनना है जो कि बैट्समैन आपके हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार 12C9 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान होता है क्रमशः से, बस आपको समझने का इसमें तरीका पता होना चाहिए। आगे है, अतः 2 गेंदबाजों को सम्मिलित करके 11 खिलाड़ियों को चुनने के कुल तरीके क्या हो जाएंगे। ये सब आपको बस आपको उलझना नहीं है, आपको बस ये और ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि गुणन का आधारभूत सिद्धांत लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका परिमित संख्या दिया हुआ है। तो देखिए 5 में से 2 गेंदबाजों को चुनने के तरीके आपके 5C2 हो गए, और 12 में से 9 खिलाड़ियों को चुनने के तरीके 12C9 हो गया, यानी 12C9 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणन का लगा रहे हैं आधारभूत सिद्धांत, तो 5C2 इंटू 12C9, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, 5C2 को सॉल्व करेंगे, 5C2 तो क्या होगा, 5 फैक्ट्रियल बाई आपका 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 फैक्ट्रियल इंटू 2 फैक्ट्रियल, और इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं 12C9 का, तो 12 फैक्ट्रियल बाई 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 फैक्ट्रियल इंटू आपका कितना हो जाएगा, R है तो यहाँ पे 9 फैक्ट्रियल, ठीक है। दोस्तों इतना करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 5 फैक्ट्रियल को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 को तोड़ेंगे तो 12 को आप 3 तक ही जोड़िए, यानी कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्ट्रियल, क्योंकि 9 फैक्ट्रियल आपका नीचे यहाँ दिया हुआ है तो आपका आसानी से कट जाएगा, इसलिए आप 9 फैक्ट्रियल को तक ही उसको तोड़िएगा। तो चलिए इसको हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, क्योंकि आपको मैं ये बता देता हूँ, आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से। देखिए 5 फैक्ट्रियल को तोड़ेंगे तो हम 3 तक ही तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि नीचे 3 फैक्ट्रियल दिया हुआ है, आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्ट्रियल बाई आपका यहाँ पे नीचे 3 फैक्ट्रियल है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, देखिए 3 फैक्ट्रियल आपका है इंटू आपका 2 इंटू 1 हम तोड़ लेते हैं, 3 फैक्ट्रियल से 3 फैक्ट्रियल कट जाएगा, यानी कि 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नीचे 2 दिया हुआ है, 2 से आपका 4 जो है काटेंगे तो 2 आएगा, यानी आपका 10 आ जाएगा। 5 दूना 5 दूना 10, 10 आपका एक लंका आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, आपको याद करना है 12C9 को, ठीक है। तो देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्ट्रियल, ये आपका 10 है, ठीक है, बाई ये आपका हो जाएगा R फैक्ट्रियल, R फैक्ट्रियल का मान कितना है 9 इंटू आपका 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्ट्रियल तोड़ दिया है हमने, ठीक है। तो 9 फैक्ट्रियल से भैया 9 फैक्ट्रियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 12 इंटू 11 इंटू 10, यहाँ पे 10 है आपका, और यहाँ पे नीचे बचा 3 इंटू 2, तो 3 दूना आपका 6 हो गया, और 6 से आप अगर 12 काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा, यानी आपको बचा क्या, 11 इंटू 10 इंटू 2, तो 11 और 2 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 10 ऑलरेडी बचा हुआ था इस वाले भाग में, इंटू अगर आप 12 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 220, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2200, 2200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, इसको आप सॉल्व करिएगा तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया 2200। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 18CR इक्वल टू 18CR+2, तो RC5 का मान क्या होगा। दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको 18CR के रूप में कोई दिया हो, यानी NCR के रूप में दिया हो, तो आप उसको 18CN-R के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए NCR के रूप में है, तो उसको आप NCN-R के रूप में लिख सकते हैं, यानी NCR जो है NCN-R के रूप में इसे आप लिख सकते हैं। तो ये सब आपको रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी पे हम आपको आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 18CR इक्वल टू 18CR+2, तो 18CR को हम कैसे लिख सकते हैं, 18CN-R, तो N का मान आपका क्या है, 18 ही है, तो 18 - R, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, फार्मूले से हमने किया है। आगे आपका है 18CR+2, तो हम इसको 18CR+2 ही लिख देते हैं, 18CR+2, ठीक है। दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके जो 18C और 18C दोनों के घात जो हैं वो बराबर हैं, तो इसको छोड़ते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 18 - R इक्वल टू R+2। तो यहाँ से अगर आप R का मान निकालेंगे तो R का मान आपका क्या आएगा, देखिए R को जब आप इधर से इधर ले जाएंगे तो आपका 2R आ जाएगा, 2R इक्वल टू आपका यहाँ पे 2 इधर भेजेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 2R इक्वल टू 16, R इक्वल टू आपका आ गया 8। इसको आप नोट कर लीजिए, R का मान आपका 8 आ गया है, R का मान आपका 8 आ चुका है। अतः आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 18CR इक्वल टू 18CR+2। दोस्तों R का मान निकल गया है, तो अब आपको R का मान इस वाले RC5 में रख देना है। तो R का मान 8 आया है, तो 8C5 हो जाएगा आपका। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 8 फैक्टोरियल, यानी आपका 8 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाई आपका N-R होता है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू आपका R फैक्टोरियल का मान आपका 5 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 5 तक ही तोड़ेंगे, क्योंकि 5 नीचे आपका दिया हुआ है, कट जाएगा आसानी से। तो जी तोड़ते हैं, देखिए आपका हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बाई नीचे आपका 3 फैक्टोरियल है, तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, और इंटू आपका 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हम लिख देते हैं। देखिए इसको आप काट देंगे तो देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और आपका यहाँ पे 3 × 2 है, तो 3 दूना 6, यानी 6 से आपका 6 कट जाएगा, बचा गया 8 × 7। तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 56, यानी कि NRC5 का आपका मान जो है वो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, जब भी आपको भुजाओं की संख्या दिया हुआ और बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपको दिया हुआ है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए फार्मूला आपका होता है N(n-3/2) इक्वल टू आपका जो भी विकर्ण दिया हुआ है उसकी संख्या, यानी यहाँ पे 44 दिया हुआ है, तो 44 आपको रख देना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए आपका n(n-3) दिया हुआ है, तो n(n-3) हो जाएगा, इक्वल टू आपका 44 जो है, अगर आप 2 को इधर भेजेंगे तो आपका ये 88 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो n(n-3) इक्वल टू 88, यानी आपका आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा n² - 3n इक्वल टू 88। ठीक है, n² - 3n इक्वल टू 88। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब इसको आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो आपका n का जो मान होगा वो आ जाएगा, और उसका जो प्लस वाला मान आएगा यानी 11 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। करेक्ट आंसर जो है वो 11 आपका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में वॉलीबॉल के 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है। यदि कप्तान सदैव रहे तो टीम कितने प्रकारों से बनाई जा सकती है। दोस्तों कोई भी अगर टीम है, किसी भी प्रकार का गेम है, अगर आप उसमें कप्तान ही नहीं होगा तो गेम कैसे होगा। कप्तान तो रहता ही है, सदैव रहता है, कप्तान जो है वो टीम में रहता ही रहता है। तो देखिए कप्तान को छोड़ते हुए हमें शेष 11 में से
8 खिलाड़ियों का चयन करना होगा, क्योंकि कप्तान तो सदैव रहेगा ही। ठीक है, तो अगर आप जब 11 में से यहाँ पे 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है, पर कप्तान सदैव रहेगा, तो कप्तान एक को चला गया तो आपका 11 खिलाड़ी बचे। और अब कप्तान अगर हो ही गया है, यानी ऑलरेडी हो गया है, तो आपको 8 ही की तो टीम बनानी होगी, कप्तान तो है ही। तो इस प्रकार अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 11 और सी आपका 8 को चुनना है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 11C आपका 8 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। 11C 8 आपको सॉल्व करना है, तो देखिए 11 को अगर आप तोड़ेंगे, 11 फैक्टोरियल आपका 11CR है, तो 11 आपका n का मान हुआ तो NCR होता है, तो 11 फैक्टोरियल बाई आपका n-r होता है, तो 11C 8 था, तो 8 में से जब 11 में से 8 को घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 फैक्टोरियल आप लिख दीजिए इंटू आपका नीचे क्या था 11C 8, तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा जो कि r का मान है। तो चलिए हम 11 को 8 तक ही तोड़ेंगे, क्योंकि 8 फैक्टोरियल जो है वो कट जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 11 को और 8 को दोनों को लास्ट तक यानी कि 1 तक तोड़ सकते हैं। तो चलिए 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल बाई आपका 3 फैक्टोरियल है, तो 3 इंटू 2 इंटू 8 आपका फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल जो है ख़त्म हो जाएगा कहानी इसका। ठीक है, बचा क्या, तो बचा आपका यहाँ पे 3 इंटू 2, तो 3 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 को अगर आप डिवाइड करेंगे ऊपर, देखिए 3 से आपका 9 कट जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, 3 3 9, और 2 से आपका ये 10 कट जाएगा, यानी 5 बार। बचा क्या, बचा 11 इंटू 5 इंटू 3, यही आपका इतना बचा। तो इसका आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 ये आपका 55 हो जाएगा, 55 इंटू 3, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 5 और 3 5 15, 116, यानी कि 165 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी टीमों के प्रकार बनाने यानी कि प्रक्रिया जो होगी, प्रकार होंगे, वो 165 प्रकार से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि सबसे बेकार और सबसे अच्छे प्रश्न पत्र एक साथ कभी नहीं आते हैं तो कुल 6 प्रश्न पत्रों के व्यवस्थित होने के कुल संभावित तरीके क्या हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 6 प्रश्न पत्रों के व्यवस्थित होने के कुल जो ढंग होंगे वो आपके 6 फैक्टोरियल होंगे। यानी अगर आप 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 प्रश्न पत्रों के व्यवस्थित होने के कुल संभावित तरीके आपके 6 फैक्टोरियल होंगे। ठीक है, पर इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी 2 खराब और सबसे बेकार और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रश्न पत्र एक साथ कभी नहीं आते। तो देखिए कंडीशन को समझिएगा। देखिए मान लीजिए आपके एक अच्छे हैं एक खराब हैं, एक अच्छे एक खराब, एक अच्छे एक खराब। ठीक है, ये आपके प्रश्न पत्र के पैटर्न हैं। तो अगर आप लास्ट से देखेंगे, ठीक है, अगर आप लास्ट से देखेंगे तो क्या होगा कि आपके कोई भी 2 जो अच्छे और ख़राब हैं वो एक साथ आ जाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये आपके ख़राब हो गए और आपके अच्छे हो गए, ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं, पर एक साथ आपको नहीं आना है, कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर आप दूसरा वाला ले लीजिए, इसको छोड़िए, आप दूसरा ले लीजिए। अगर आप इसको ले लेते हैं और एक इस वाले को ले लेते हैं, यानी कि दूसरे और पाँचवें को ले लेते हैं, तो आपके एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो यही कंडीशन है कि आपको अगर 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कर देते हैं तो ये दोनों ऐसे संभावित तरीके होंगे जिनमें कि 2 प्रश्न पत्र एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो ठीक है, तो अगर आप प्रश्न पत्र के कुल तरीके जो है वो 6 फैक्टोरियल हैं, 6 फैक्टोरियल जो है वो प्रश्न पत्र के व्यवस्थित होने के संभावित कुल तरीके हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप 6 फैक्टोरियल में से इन 2 तरीकों को घटा दें, जिनसे कि क्या है ये 2 तरीके फॉलो नहीं करते हैं, यानी इन 2 तरीकों में जो 2 सबसे अच्छे और 2 सबसे ख़राब प्रश्न पत्र एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 6 फैक्टोरियल में से 5 और 2 फैक्टोरियल को घटा देते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपके कुल संभावित तरीके हैं 6 फैक्टोरियल, कुल संभावित तरीके हैं 6 फैक्टोरियल प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित करने में। ठीक है, और आपके पाँचवा जो आपका जो 5वां प्रश्न पत्र है और दूसरा जो प्रश्न पत्र है, 2 एक साथ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही ख़राब नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है और 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
तो देखिए, अगर आप 6 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम तोड़ के आपको दिखा देते हैं। देखिए, जब आप 6 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 5 4 3 2 1, जब आपका तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 और 3 30 एक 12, यानी 6 का फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका कितना आएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, 720 आपका आ जाएगा। आपको घटाना क्या है, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को, तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का मान यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 2, यानी 12×9 = 24, 240 हो जाएगा। इस वाले पूरा का मान 240 आ जाएगा। यानी अगर 720 में से माइनस 240 करेंगे तो कितना आएगा, 720 में से 240 घटाएंगे तो कि यहाँ पे आपको शून्य आ जाएगा इस वाले से, और यहाँ पे 2 में से 4 घटाना है तो 2 अगर आप इससे लेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 6 बचा तो यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, यानी 480 आपके कुल संभावित तरीके होंगे प्रश्न पत्र को व्यवस्थित करने पर, जबकि 2 प्रश्न पत्र जो कि अच्छे और ख़राब होंगे एक साथ नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 6 व्यंजन एवं 5 स्वरों में से 4 व्यंजन एवं 3 स्वरों को कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे समझा दिया है, जो पहला मैंने एग्जाम्पल आपको तीसरा वाला बताया था, सेम उसी पर इसको सॉल्व करना है। 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन चुनने के तरीके, 6C क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इंटू गुणन का लगाना है हमें आधारभूत सिद्धांत, तो 5 स्वरों में से 3 स्वरों को कैसे चुनेंगे, 5C3। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसको आप सॉल्व करिएगा तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 180 करीब आएगा। ठीक है, 180 आएगा शायद। ठीक है, 180 आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 180 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। दोस्तों 180 वो प्रक्रिया हुई जो कि इतने प्रकारों से शब्दों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी चुनने के ढंग है जो व्यंजन में से स्वर और व्यंजन में से 4 व्यंजन और 5 स्वरों में से 3 स्वरों को चुनने के कुल ढंग जो है वो 180 होंगे। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 व्यंजन और 3 स्वरों को चुनने के कुल तरीके कितने हुए, 7 फैक्टोरियल। चुनने के कुल तरीके 4 व्यंजन और 3 स्वरों को 7 फैक्टोरियल, यानी अगर आप 180 में से 7 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी संख्या जो होगी वो आ जाएगी। तो चलिए देखिए, 7 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 180। दोस्तों इसको आप सॉल्व करिएगा, आपका 100% आंसर आ जाएगा और करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका आ जाएगा 7,56,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों अगला बहुत ही मस्त और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रायिकता के यानी प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी ला सकते हैं, पर यहाँ पे आप क्रमचय और संचय पढ़ रहे हैं तो संचय का यूज़ करिए। देखिए 10 लाल गेंद है और उसमें से आपको 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंदों में से 5 लाल और तथा 4 सफ़ेद गेंदों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसको देखते ही आप इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छे से बता दिया है। देखिए 10 लाल गेंदों में से 5 लाल गेंद चुनना है, 10 में से 5 लाल गेंद चुनना है, इनटू गुणन का आधारभूत सिद्धांत लगाना है, क्योंकि फाइनाइट नंबर है, क्योंकि 10 में से 5 चुनना है, दिया हुआ है ना, इसलिए फाइनाइट लगाएंगे। 8 सफ़ेद गेंदों में से 4 सफ़ेद गेंदों कैसे चुनेंगे, 8C4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पर इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन में इसी प्रकार दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट है अंकों 2 3 4 5 7 से बनने वाली विभिन्न 4 अंकी संख्याओं की संख्या, जबकि प्रत्येक अंक का योग केवल एक बार ही किया जाए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, पर बहुत ही आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं, देखिए अंक आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 7, इन 2 2 4 1 5, इन 5 संख्याओं से बनने वाली विभिन्न 4 अंकी संख्याओं को ज्ञात करना है, जो कि इनमें दिया हुआ है
केवल एक ही बार एक अंक यूज होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, जब भी आपको दिया हुआ है कोई एक अंक एक ही बार यूज हो तो आप समझिए कि आपको क्रमचय निकालना है। तो क्रमचय कैसे निकालेंगे, क्रमचय का फार्मूला क्या होता है, एन पी आर। ठीक है, तो एन जो है वो आपकी संख्या है, कितना है, 2 2 4 1 5। तो 5 संख्याओं में से आपको 4 अंक की संख्याओं की संख्या याद करना है, यानी एन पी 4। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, 5p4, 5p4 कैसे, इसको सॉल्व करिए। 5 एम्पियर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एन का मान आपका ये है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर यानी 5 माइनस 4 यानी 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 5 फैक्टोरियल आपको याद करना है, तो 5 फैक्टोरियल को याद करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120। कैसे, 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान आएगा 120। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, एन सी आर प्लस एन सी आर आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी एक्स। तो आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एक ऊपर बताया था, सेम उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको दिया हुआ है एन सी आर प्लस 1। तो देखिए एन सी आर को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो घात है दोनों का वो बराबर है। तो यहाँ पे एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 आपका हो गया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वल टू आपका यहाँ पे जो दिया है लिख दीजिए 1 प्लस 1 सी एक्स। अगर आप अब देखेंगे तो आपका जो घात है दोनों का बराबर हो गया है। बचा आपका आर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स, आर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे सी एक्स, यानी एक्स इसका माना गया। ठीक है, तो अगर आप इसे अलग से लिख लें, आर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, एक्स का मान आपका आर प्लस 1। तो आर प्लस 1 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों आपको फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, NP4 संबंधे का संबल है NP5 इक्वल टू 1 संबंधे 2, तो n का मान क्या होगा। ऊपर मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन एक कराया था, मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था। जब आपको NPR दिया हो तो इसका आप कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपको बताया था, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए NP4 दिया हुआ है और NP5 दिया हुआ है, तो NP4 को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका R का मान होगा वहाँ तक हम उसे ले जाएंगे। कैसे, देखिए NP अगर NPR दिया हुआ है तो n माइनस आर लिखते हैं, वही यहाँ पे NP4 अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका संबंधे का सिंबल है, इसको हम बटा पे कर सकते हैं। n आपका एक हो गया, दूसरा आपका हो गया n माइनस 1, तीसरा आपका हो गया n माइनस 2, और अगला आपका हो गया n माइनस 3। ठीक है, 1 2 3 4 आपके 4 हो गए आर का मान। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रखा है ऊपर है। वहीं अगर आपको यहाँ पे 5 दिया होता तो हम n माइनस 4 तक ले आते, बाई कर लेते हैं। अगला आपका नीचे दिया हुआ है NP5, तो यहाँ पे NP5 कैसे हो जाएगा, n हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2, यहाँ पे 2 n माइनस 3 n माइनस 4 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ है, 6 दिया होता तो क्या होता, n माइनस 5 तक हो जाता। इस n को भी हमें काउंट करना है, इसीलिए इसको ध्यान देंगे। अब इसको इक्वल में करेंगे तो इक्वल में आपका क्या था, 1/2, एक संबंध है 2, यानी इसको आप 1/2 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका असली काम आ गया, क्या, इसको काटने का। n से आपका n कैंसिल आउट, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल आउट,
एन माइनस थ्री से एन माइनस थ्री माइनस कैंसिल आउट, बचा क्या एन माइनस फोर, 1/n-4 इक्वल टू 1/2, यानी कि ये इतना बचा आपका ना। देखिए 1/n-4 इक्वल टू 1/2 बचा। देखिए n-4 इक्वल टू 2 तो लिख ही सकते हैं, n-4 इक्वल टू 2 तो लिख ही सकते हैं। तो n इक्वल टू 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। n का मान आपका 6 आ गया, तो n का मान ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर सी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अष्टबहुभुज में बने विकर्णों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता दिया था और फार्मूला भी बता दिया था। फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है n-3/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे n-3/2 इक्वल टू आपको यहाँ पे 1 रख लेना है, क्योंकि विकर्णों की जो संख्या है वह नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो n का जो मान आएगा वो आपका 1 आएगा, और n इक्वल टू आपका 2 आएगा, -1 एक आएगा, एक और 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 आएगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन कोई नहीं है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप इस फार्मूले में यहाँ पे 30 की जगह पर 30, 3 की जगह पर 30 और 2 की जगह पर 20 लिख दें तो इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे 20 और यहाँ पे -10 लिख देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर आप n इक्वल टू 20 देखेंगे तो ऑप्शन में है, और जो है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेन आपका जो फार्मूला है वो यही है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है, कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, इस कमरे में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों एक फार्मूला है n-1/2 इक्वल टू आपके हाथ मिलाए जाने की संख्या, यानी कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, तो यहाँ पे 66 आप रख सकते हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन आपके दो प्रकार से बन सकते हैं, यहाँ पे हाथ मिलाए गए की संख्या 66 दिया हुआ है, वहीं आपके दे सकता है व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। कमरे में कितने व्यक्ति थे ये आपको बताना होता है, तो आपको यहाँ पे n का मान रखना होगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा n-1/2 इक्वल टू 66, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n² - n/2 इक्वल टू 66, यानी कि n² - n इक्वल टू 2 और 66 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 छक 12, 2 छक 12 एक 13, 132, n² - n इक्वल टू 132। अब आपको n² - n इक्वल टू 132, 132 का ऐसा गुणनखंड करना है जो कि आपका -1 आना चाहिए। तो गुणनखंड आपको करना आता ही होगा, तो n² - n, और यहाँ पे 132 को इधर लाएंगे तो आपका -132 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो जब आप 132 का गुणनखंड करेंगे तो आपका गुणनखंड क्या आएगा, एक आपका 12 आएगा और आपका एक 11 आ जाएगा, यानी कि n² - 11n - 12n - 132, ठीक है। देखिए जब आप 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 132 आना चाहिए, वही माइनस में, और जोड़ने पर दोनों का माइनस यन आना चाहिए। तो इसको आप अगर प्लस कर देते हैं तो जोड़ने पर माइनस यन आएगा और गुणा करने पर -132 आ जाएगा। n कॉमन लीजिए दोनों में तो आपका n+11 माइनस यहाँ पे 12 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, और यहाँ पे 11, तो आपका n+11 एक हो जाएगा, और दूसरा आपका n-12 हो जाएगा, यानी n का एक मान आपका -11 आएगा और n का दूसरा मान आपका 12 आ जाएगा। क्योंकि हम पॉजिटिव को ही करेक्ट आंसर लेते हैं तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके बन सकते हैं, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए n-1/2, कितना आसान सा फार्मूला है, और ये आपकी संख्या, हाथ मिलाए गए की संख्या, ठीक है। हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक आदमी और एक औरत एक बस में जाते हैं जिसमें 5 सीट खाली हैं, तो बताओ कि कितने तरीके से सीट पर बैठ सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2, कुल टोटल 2 हैं, एक आदमी है और एक औरत है, यानी 2 हुए, टोटल 2 हुए, टोटल कितने हुए, 2 हुए, और बैठने के तरीके कितने हैं, 5 सीट खाली हैं। तो 5 सीटों में 2 लोगों को बैठाने के तरीके कितने हुए, 5p2 हुए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5p2, 5 ×
4 इंटू 3, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं, बाई n माइनस r होता है तो 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। 5 इंटू 4 यानी कि 5 चौका 20, 20 तरीके से वे बैठ सकते हैं। 2 व्यक्ति जो हैं यानी एक आदमी एक औरत, वो कुल 20 तरीके से बैठ सकते हैं 5 सीटों पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। वीडियो अगर अच्छे लगे हों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।